Hello everyone. Today we are going to start our revision of the most important chapter of our CA Final Financial Reporting Syllabus, Financial Instrument. ठीक है, अब इस इंडेस के रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन ये वीडियो रहेगा. इसके बारे में कुछ दो तीन बातें करूंगा और फिर अपन चैप्टर पे चले जाएंगे. ये कंप्लीट पहली चीज, क्या सर हमने बहुत टाइम पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा, हम इसे देख सकते हैं? बिल्कुल भाई देख सकते हो आप. सर मैंने ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा तो था, लेकिन हमारे टीचर ने बहुत सारा पढ़ा दिया और लास्ट में हमसे समेटते ही नहीं बना. तो क्या हम भी रेफर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है, इसके बाद सर मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मुझे याद नहीं है. थोड़ा बहुत अगर मेरे को याद आ जाए चीजें तो क्या चल जाएगा काम. इस रिवीजन के बाद क्या करना है, तो अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो, आपको सिर्फ आपने बहुत टाइम से एफआर छुआ नहीं है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका बिगड़ा हुआ है, मैं आपको गारंटी देता हूं. आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, एक से दो बार, जितने भी एक पार्ट या दो पार्ट में ये वीडियो होगा, मैं इसमें सारे क्वेश्चंस का रिवीजन भी कराऊंगा. पहले कंसेप्ट, फिर उनके क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन, फिर कंसेप्ट, फिर क्वेश्चन. तो आप टेंशन लेना ही मत, सारी की सारी चीजें अपन इन डिटेल डिस्कस करेंगे. और राइटिंग प्रैक्टिस का तो देखो, मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको लिख के सॉल्व तो करना पड़ेगा. तो दो बार मेरा वीडियो देखना है और उसके बाद सारे क्वेश्चन, हर टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन अपन कर लेंगे. एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड. ओके, सो सर चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और अपन अपने हैंड रिटन नोट्स से, ये मैंने हैंड रिटन नोट्स इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपने गूगल ड्राइव की लिंक दे के रखी, जहां पे आपको मेरे सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हो. सर तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तीन इंडेस हैं, इंडेस 32, 109 और 107. सर 109 और 32 जो हैं, इन पे हमारा पूरा टाइम निकलने वाला है. 107 इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर्स, है ना. तो अपना पूरा फोकस 32 एंड 109 पे रहने वाला है. मैंने आपको रेगुलर बैच में जो नोट्स बनवाए तो उसी बेसिस पे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हम एक एक कंसेप्ट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे विथ ऑल द क्वेश्चंस कमिंग अप. ओके, नाउ ये स्टैंडर्ड आया क्यों? तो इस स्टैंडर्ड के लाने के पीछे लॉजिक ये था कि ये जो आप बैलेंस शीट देख रहे हो ना मेरे सामने, तो यहां पे ना कई सारी चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर कोई स्टैंडर्ड था ही नहीं. सो इन सभी के लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए था, एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी, इसी वजह से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नीड थी. सर इससे पहले क्या कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं था क्या? इंड एस के पहले सर था, एस 30, 31, 32, बट वो रिकमेंडेटरी इन नेचर थे. बाय द टाइम इंड एस आए तो उन्होंने इसको रिप्लेस किया और इंड एस मैंडेटरी है नेचर में. इंड एस कवर क्या क्या करते हैं? इंड एस 32, 109 ये कवर क्या क्या करते हैं? सारे की सारी चीजें जो कवर करेंगे. लेकिन आपकी बैलेंस शीट की बारे में अगर मैं बात करूं लेमन लैंग्वेज में, तो इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, ये कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन पे कोई इंड एस था ही नहीं, राइट. सो दिस स्टैंडर्ड कवर ऑल द आइटम्स इन येलो विच हैव बीन हाइलाइटेड. ठीक है, अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, अपन आ जाएंगे सीधे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैंने आपको बताया तीन इंडेस. इंडेस 32 टॉक्स अबाउट डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन एंड ऑफसेटिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अगर मैं वहीं बात करूं 109 की, तो 109 में मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन, किसका? फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और डेरिवेटिव. इंडेस 107 इज टॉकिंग अबाउट डिस्क्लोजर ओनली. सो यहां पे डिस्क्लोजर की बात होती है. अब मैं आपको बात करता हूं कि इंडेस 32 पहले क्या बात करता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं. अगर इंडेस 32 की मैं बात करूं दोस्तों, तो इंडेस 32 सिंपली मैं आपको बोलूं, ये इंडेस एग्जाम में शायद ना आए, एग्जाम में नहीं आए, लेकिन इसके बिना हम 109 पे जा ही नहीं सकते. बेसिकली इंडेस 32 में डेफिनेशंस दी हुई है और 109 में उसकी अकाउंटिंग दी हुई है. तो 109 पढ़ने से पहले 32 पे तो जाना ही पड़ेगा. हाँ, हो सकता है एमसीक्यू आ जाए, बिकॉज एमसीक्यू अब इंट्रोड्यूस हो गए सीए फाइनल के अकाउंटिंग पेपर्स पर भी. तो अब आपको मैं बताता हूं कि जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, द वर्ड फाइनेंशियल मींस कैश एंड इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी सेटल्ड इन कैश इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेटलमेंट जिसका किस में हो रहा है? कैश में, तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा. नाउ सर कॉन्ट्रैक्ट तो प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है. यस एग्जैक्टली. तो कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट? तो सर कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर मैं करूं तो इट में बी ए प्रेजेंट एंड इट में ऑल्सो बी ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें कोई भी नॉन डेरिवेटिव
एलिमेंट रहेगा, वो तो पूरा 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 नॉन डेरिवेटिव रहेगा। डेरिवेटिव मतलब जिसमें फ्लक्चुएशंस हो। लेकिन अगर हम आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेटिव। ओके, अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेटल्ड इन कैश का मतलब क्या होता है सर? या तो हमने कैश रिसीव करी या कैश पे करी। अगर हमने कैश रिसीव करी है तो हमारे लिए वो हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट। लेकिन अगर हमने कैश पे करी है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या फिक्स्ड अमाउंट में कैश पे करी है या नेट एसेट्स के बेसिस पे। सर अगर नेट एसेट्स के बेसिस पे मैंने कैश पे करी है, मैंने कैश पे करी है नेट एसेट के बेसिस पे, तो वो इक्विटी कंसिडर होगा, इट इज नॉट अ लायबिलिटी। बट अगर मैंने कोई फिक्स्ड अमाउंट पे किया तो उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर इफ कॉन्ट्रैक्ट सेड आई विल गिव यू, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बोला हुआ है कि आई विल गिव यू, दैट आई विल गिव यू, माई कंपनी विल गिव यू व्हाट 10,000 इक्विटी शेयर्स, तो फिर वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? मैंने आपको जो पेमेंट किया ना वो इक्विटी के फॉर्म में पेमेंट किया है। बट मैं अगर आपको बोलूं कि माई कंपनी विल पे यू शेयर्स ऑफ ₹10,000, पिछले वाले में क्या डिफरेंस था सर? पिछले वाले में आप 10,000 इक्विटी शेयर का पेमेंट कर रहे थे, बट दिस टाइम यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑफ शेयर्स ओनली बट बेस्ड ऑन द फिक्स्ड अमाउंट। तो ये जो फिक्स्ड अमाउंट है ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? डन, कोई दिक्कत नहीं। इसको और आगे अपन समझते हैं। तो एक्चुअल में जो बेयर एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है, सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज टू फाइनेंशियल एसेट एंड rise to financial asset to one party and financial liability or equity to another party। मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो एक पार्टी के लिए क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल एसेट, और दूसरी पार्टी के लिए इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर ऐसे कौन से एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं जो इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर नहीं होंगे? तो नॉन एप्लीकेबिलिटी के लिए पीपीई, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेंट्री, इनकम टैक्स लायबिलिटीज, लीजेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और अदर इंडेस जैसे 110, 28 एंड 111। 110 कंसोलिडेशन इन केस ऑफ सब्सिडरी के बारे में बात करता है, 28 बात करता है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, 111 बात करता है ज्वाइंट अरेंजमेंट्स के बारे में। तो इन सब पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंड एस एप्लीकेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी। अब यहां पे मीनिंग पे आ जाते हैं। मीनिंग के लिए समझते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट के बारे में बात कर लें तो फाइनेंशियल एसेट इज नथिंग बट द फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्या आ जाएगा? कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। अगर आपको कोई दे रहा है, फाइनेंशियल एसेट कब होगा? जब आपको कुछ चीज रिसीव हो रही है, या तो कैश रिसीव हो रही है या इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी रिसीव हो रहे हैं। ओके, नाउ एन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी और कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल एसेट। आपके पास कोई ऐसा राइट है जिससे आपको ना तो कैश मिल रही है ना इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, बट दूसरी एंटिटी के ट्रेड रिसीवेबल्स आपके हो गए। अगर ऐसा कोई राइट आपको मिल रहा है तो वो भी आपकी बुक्स में फाइनेंशियल एसेट ही होगा। तो दोस्तों फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में क्या क्या आ गया? कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, एनी कॉन्ट्रैक्ट टू रिसीव कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल एसेट। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपने अगर मेरे हिसाब से ये चैप्टर कर लिया, 14 से 18 मार्क्स का ये चैप्टर आएगा, आप गलत कर ही नहीं सकते। दिस इज माई गारंटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए कि कैश इंक्लूड्स बैंक, राइट टू रिसीव कैश का मतलब डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल के बेसिस पे, मतलब आपके लिए बैलेंस शीट में कोई डेटर दिख रहा है तो उसके ब्याज पे आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आज नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे, तो राइट टू रिसीव कैश हो गया ना आपका। ठीक है, राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर है जो कि कन्वर्टेबल है आगे जाके, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी हो जाएगा वो आपका, कहीं ना कहीं इक्विटी कहलाएगा वो सामने वाले के लिए, और आपके लिए फाइनेंशियल एसेट कहलाएगा। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल लायबिलिटीज? फाइनेंशियल लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है तो समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, एफएल, फाइनेंशियल लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश मतलब फिक्स्ड अमाउंट, या ऑब्लिगेशन मतलब व्हेन पेमेंट इन कैश कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द एंटिटी। मतलब ऑब्लिगेशन क्या हो जाता है? ऑब्लिगेशन वर्ड इज डिफाइंड अंडर इंड एस 37, है ना। ऑब्लिगेशन टर्म कहां डिफाइंड है? इंड एस 37 में। बट यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि भाई साहब आप बीइंग अ कंपनी इस चीज को टाल नहीं सकते, इस पेमेंट को टाल नहीं सकते, आपकी लायबिलिटी है, आपको पे करना ही पड़ेगा, आपका दायित्व है। सो ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन का मतलब पेमेंट कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय द एंटिटी। ओके, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल असेट्स,
कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल असेट। अच्छा, ये सेम जैसे आपको मैंने बोला था ना कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिकवर फाइनेंशियल एसेट, यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, आपको डिलीवर करना है अपना ट्रेड रिसीवेबल किसी और को, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, आपका फाइनेंशियल एसेट अब आप किसी और को दे रहे हो, आपका ऑब्लिगेशन है ये। ठीक है, नाउ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर ओन इक्विटी, ये 2 पॉइंट अपन लास्ट में पढ़ेंगे इंड एस के, है ना, ये 2 पॉइंट थोड़ी देर से पढ़ेंगे, ये 2 पॉइंट मैं थोड़ा सा लास्ट में पढ़ाऊंगा। इक्विटी का मतलब रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द कंपनीज नेट एसेट्स, दैट इज एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज। रेसिडुअल इंटरेस्ट इन कंपनीज नेट एसेट्स, दैट इज एसेट्स आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज इज इक्विटी। ओके, अब यहां पे मैंने एक क्वेश्चन करा था कि क्लासिफाई करना है अपने को फाइनेंशियल लायबिलिटी फाइनेंशियल एसेट या इक्विटी है कि नहीं, तो जैसे ट्रेड पेबल है फाइनेंशियल लायबिलिटी, इश्यू ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स, आपने खुद के इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए तो इक्विटी हो गया आपके लिए। आपको जब रिसीव होंगे इक्विटी शेयर्स तो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा, है ना, बट अगर आपको ओन किए, आपने ओन किए मतलब आपने इशू किए और ओन कर रहे हो खुद के, तो इक्विटी। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स फाइनेंशियल एसेट, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कल को जाके आपको इसका इंटरेस्ट रिसीव होगा। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन फाइनेंशियल एसेट। पीपीई नॉट एप्लीकेबल, इन्वेंट्री एप्लीकेबल ही नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट। ऐसे करते हुए करीबन अपन ने कई सारे पॉइंट 24 पॉइंट्स अपन ने देखे, आराम से देखना। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं या डिवेंचर्स हैं। अब देखना ये कि प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स किस फॉर्म में है, तो मान लीजिए कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है या डिवेंचर है, तो अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है या डिवेंचर है तो आगे जाके कन्वर्ट किस में होगा, इक्विटी शेयर्स में, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इक्विटी। इज दैट क्लियर टू यू? ओके सर, अगर रिडीमेबल है, कन्वर्टेबल नहीं है, रिडीमेबल है, तो रिडीमेबल है तो फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा आपके लिए। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? बोलो, यहां तक समझ में आया? अगर ऑप्शन, अब यहां पे तीसरी चीज देखना, पहला तो मैंने आपको क्या बताया, कन्वर्टेबल है तो इक्विटी, लेकिन अगर रिडीमेबल है प्रेफरेंस शेयर्स, आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, कल को आपको रिडम्पशन करना पड़ेगा इनका। अब वो रिडम्पशन के दौरान आपने अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स किए तो आपकी कंपनी के लिए वो शेयर्स क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना। लेकिन अगर आपने इशू किए थे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, इक्विटी। अब इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, इंपॉर्टेंट बात यहां पर पता दोस्तों क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए आपने ऑप्शन दे दिया इधर कन्वर्टेबल और रिडीमेबल, तो अब यहां पे वो क्या होगा, तो यहां पे समझना ये पड़ेगा कि ऑप्शन किसके हाथ में है। ऑप्शन अगर होल्डर के हाथ में है, ऑप्शन मतलब होल्डर के हाथ में क्या, क्योंकि कई बच्चे पता इस चीज में अटक जाते हैं, जैसे होल्डर ऑप्शन ये सब आता है ना, कंफ्यूजन आ जाती है। तो अभी बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, मेरी कंपनी है एचडी लिमिटेड, है ना, हर्षित द्विवेदी लिमिटेड, ठीक है। मैंने मेरी कंपनी के शेयर्स इशू करे हैं, कौन से शेयर हैं दोस्तों ये, या मान लीजिए डिवेंचर इशू करें, ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं या फिर डिवेंचर मैंने इशू करे हैं, और इसको क्या किया, मैंने किसी को इशू किया, किसको इशू किया दोस्तों, चलो इसको मैंने इशू कर दिया, एक पर्सन है मिस्टर बडी, है ना, इनको इशू कर दिया। अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो बडी हैं कल को ये जब शेयर्स रिडीम होंगे, ये डिवेंचर्स रिडीम होंगे, क्या ना इसे एचडी लिमिटेड को इनको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। अब पेमेंट कैसे करना पड़ेगा, उसमें बोल दिया कंपनी ने कि भैया हमने ऑप्शन दिया है, कंपनी मतलब एचडी लिमिटेड ने ऑप्शन देके रखा है किसको, बडी को। अभी क्या ऑप्शन देके रखा है, ऑप्शन में 2 चीजें होंगी, ऑप्शन किसके पास है, पहली बात तो ऑप्शन विथ होल्डर की मैं बात करूंगा, मतलब बडी के पास ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं बोल दो ऑप्शन विद द इश्यूअर मतलब एचडी लिमिटेड के हाथ में ही है ऑप्शन, ये बात समझ में आई। एचडी लिमिटेड मतलब कंपनी जिसने इशू किए इंस्ट्रूमेंट्स, उसी के हाथ में ऑप्शन है, ठीक है। तो अगर होल्डर के हाथ में ऑप्शन है, होल्डर कौन है, बडी, मतलब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो आप इसे क्या क्लासिफाई करोगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि वो हो सकता है आगे जाके कन्वर्टेबल ऑप्शन ले ले, मतलब इक्विटी शेयर वाला ऑप्शन ले ले, लेकिन क्या डे 1 पे आपको मालूम है वो क्या करने वाला है, नहीं सर, जब पता ही नहीं है डे 1 पे, तो आपके लिए तो हमेशा वो फाइनेंशियल लायबिलिटी रहेगी, यस और नो, क्योंकि आपके लिए तो डे 1 से, आप मतलब एचडी लिमिटेड के लिए तो डे 1 से ही वो ऑब्लिगेशन है। ओके, नाउ ऑप्शन विद द इश्यूअर, अगर इश्यूअर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इश्यूअर मतलब जिसने इशू किया है इंस्ट्रूमेंट, है ना, इश्यूअर मतलब भगवान नहीं है,
इशूअर। ओके, तो क्लासिफिकेशन विल डिपेंड ऑन द इंटेंशन। अब इंटेंशन क्या है, मान लो एचडी लिमिटेड की इंटेंशन है कैश में पेमेंट करना, तो एचडी लिमिटेड इसे डे वन में फाइनेंशियल लायबिलिटी बोल देगी। लेकिन एचडी लिमिटेड की इंटेंशन है टू पे बाय इक्विटी शेयर्स, तो इसको डे वन से ही इक्विटी कंसिडर कर लेगी। लेकिन डे वन पे उन्होंने कैश मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्या मान के रखा है कि भाई हम इसको कैश देंगे, तो डे वन पे उन्होंने फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करके रखा है। आगे जाके उन्होंने सोचा नहीं यार हम शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट करेंगे, तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्लासिफिकेशन, जो कि हम आगे 109 में देखेंगे। ठीक है, अभी तक यहां तक कोई समस्या? ओके, आई होप यहां तक पूरा क्लियर है आप लोगों को। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप पूछ लो, मेरा नंबर है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल हूं। और वैसे तो कोई आएगा नहीं, मुझे इतना लगता है अगर आप मेरे हिसाब से पूरा कर लोगे इसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन स्टिल नेवरदलेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आई एम देयर एज अ ब्रदर, एज अ यंगर ब्रदर। ओके ओके, चलिए ये देखिए मैंने आपको देके रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल। नाउ स्पेशल नोट्स में और क्या चीज है सर, अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वो ऑलवेज इक्विटी होगा, वो ऑलवेज इक्विटी हो। क्यों? क्योंकि ये वो वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कभी रिडीम होने ही नहीं वाले, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी तो होगी नहीं, ये हमेशा के लिए शेयर कैपिटल ही रहेगा। लेकिन अब बात कर रहा हूं मैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स की, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, अब ये देखना है कि भैया कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे। सर अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे, कन्वर्टेबल मतलब कंपलसरी कन्वर्जन होने वाला है और उन्होंने डिविडेंड दे दिया, या फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे और वो डिविडेंड देना चाहते हैं, तो आगे जाके आपको ये देखना है कि भैया आपने क्या बोल के रखा है, या तो वो डिस्क्रिशनरी होंगे या मैंडेटरी। रिडीमेबल में क्या होगा? मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब आपको जो डिविडेंड वाली स्ट्रिप है, एक तो आप प्रिंसिपल का रीपेमेंट कर रहे हो, साथ ही साथ आप डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हो। मैंडेटरी डिविडेंड है तो फिर वो आपके लिए आपको पे करना पड़ेगा और वो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। मतलब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, मैंडेटरी डिविडेंड पेबल है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी, लेकिन ऑब्लिगेशन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिशनरी है तो नॉट अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगी दोस्तों। तो आपको मैं बहुत सिंपल प्रिसाइज फॉर्म में ये बता दूं तो सिंपल एक ही चीज ध्यान रखना, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हाँ कंपलसरी कन्वर्टेबल है या रिडीमेबल है। सर कंपलसरी कन्वर्टेबल है तो डिविडेंड बांटेगा ही, फिर तो डिविडेंड बांटना है मतलब वो तो क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी। बट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, हो सकता है कंपलसरी पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो या ना हो, बट डिस्क्रिशनरी पेमेंट हो। मैंडेटरी पेमेंट नहीं है डिविडेंड का, लेकिन डिस्क्रिशनरी है। अगर डिस्क्रिशनरी है तो ये ऑप्शनल, ऑब्लिगेशन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। लेकिन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंपलसरी, तो फिर क्या होगा? आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा ये। ठीक है, कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसकी जो प्रिंसिपल वाला फॉर्म है, ये देखो कन्वर्टेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसका जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है वो हो जाएगा आपका इक्विटी, और डिविडेंड अगर मैंडेटरी है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब सर एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक पार्ट इक्विटी का है और दूसरा डिविडेंड का है, मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी का है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? सर या तो अपन इसको इक्विटी बोलें या फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी। अभी तक हमने तीन ही क्लासिफिकेशन देखे, लेकिन नहीं दोस्तों, इंड एस बोलता है इसको हम बोलेंगे कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड फाइनेंशियल। सो दोस्तों ये हो गया हमारा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट में दो की शक्ति, आधा पार्ट इक्विटी का, आधा पार्ट लायबिलिटी का। सो इक्विटी एज वेल एज दी फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब ये बात समझना, कितना पार्ट इक्विटी का होगा, कितना पार्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी का होगा, ये तो हम देखेंगे आगे जब हम 109 पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इंड एस 32 से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं, बेसिक चीजें। वहीं अब स्पेशल पॉइंट अपना अगला आ जाता है दोस्तों, एंड दैट टॉक्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अगर हमने कैश के फॉर्म में पे किया है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी ही होगी। साथ ही साथ अगर मैं प्रिंसिपल के बारे में बात करूं, और प्रिंसिपल के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं किसके? डिवेंचर के, और डिवेंचर अगर रिडीमेबल है
रिडीमेबल है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन कन्वर्टेबल है मतलब आज वो डिवेंचर है आगे जाके इक्विटी में हो जाएगा तो उसको भी हम इक्विटी बोलेंगे। जब इंटरेस्ट वाला पार्ट हमेशा फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा और प्रिंसिपल इफ कन्वर्टेबल है तो फिर वो भी इक्विटी हो गया। इक्विटी और वो फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया। लेकिन अगर इंटरेस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी है दोस्तों और रिडीमेबल भी कैश में है क्या प्रिंसिपल पार्ट, तो दोनों ही फाइनेंशियल लायबिलिटी ओवरऑल फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। समझ में आया? तो एक इंस्ट्रूमेंट में दो की शक्ति। लेकिन दोस्तों कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बनेगा कब, उसके लिए इंडेक्स 32 कुछ बोलता है। क्या बोलता है समझते हैं। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ होल्डर देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोल रहे हैं होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने आपको अभी एग्जांपल क्या दिया था, एचडी लिमिटेड है, एचडी लिमिटेड ने किसको डिवेंचर्स इशू करे हैं, बडी को। अभी ध्यान से समझने की कोशिश करना, एचडी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने किसको शेयर्स इशू प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स इशू करे हैं, बडी को। अभी बडी के पास ऑप्शन है टू कन्वर्ट इट और रिडीम इट। तो अब ये ध्यान से समझने वाली बात ये है कि उसके लिए तो ये क्या हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट, और एचडी लिमिटेड के लिए डे वन से ही फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा कभी भी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की पॉसिबिलिटी क्यों आएगी, तो उसके लिए वापस ये चार्ट देख लो। ऑप्शन विद द इशूअर है तो ही फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी आ रहा है प्रिंसिपल में, और साथ ही साथ मैंने आपको यहां बताया था कि प्रिंसिपल पार्ट इक्विटी में है और एक पार्ट डिविडेंड फाइनेंशियल लायबिलिटी में है, या फिर डिवेंचर के केस में इंटरेस्ट वाला पार्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी और प्रिंसिपल इक्विटी में है तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और ये कब होगा, जब इंटेंशन किसके हाथ में है, मतलब ऑप्शन किसके हाथ में, ईश्वर के हाथ में। ईश्वर कौन था अपने ट्रांजैक्शन में, एचडी लिमिटेड। ठीक है, तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आएगा नहीं, वो हमेशा ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, है ना। और इसके लिए नीचे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। कन्वर्टेबल डिवेंचर है, कंपलसरी कन्वर्जन है इनका। कन्वर्टेबल डिवेंचर कंपलसरी कन्वर्टेड है, प्रिंसिपल वाला पार्ट होगा और एक होगा पेमेंट इंटरेस्ट वाला पार्ट। अब जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है उसमें आपको ये देखना है कि क्या वो इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है, हाँ। साथ ही साथ क्या फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट करता है, सर ये क्या नई चीज आई, तो ही हम इससे इक्विटी बोलेंगे। मैं समझा रहा हूं फिक्स टू फिक्स टेस्ट क्या होता है, लेकिन पहले इतना समझ लेना कि प्रिंसिपल का जो अमाउंट है, प्रिंसिपल वाला जो पार्ट है, प्रिंसिपल वाले पार्ट में जो पेमेंट हो रहा है वो इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में हो रहा है। साथ ही साथ फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हो रहा है। सर व्हाट इज दिस फिक्स टू फिक्स टेस्ट, मैं आपको आगे बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक कन्वर्टेबल डिवेंचर है जिसके जो कन्वर्टेबल क्या हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, और जो नंबर ऑफ शेयर्स मतलब हम रिडम्पशन के दौरान, रिडम्पशन जब होगा तब हम इक्विटी शेयर्स में रिपेमेंट करेंगे, और जब हम इक्विटी शेयर्स में रिपेमेंट करेंगे तो डे वन पे ही नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड हैं। अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड हैं तो फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला जो फिक्स टू फिक्स टेस्ट है वो मीट हो जाएगा दोस्तों, याद रहेगा। डन, ओके। नाउ द पॉइंट इज इंटरेस्ट का क्या होगा, सर इंटरेस्ट इज ऑब्लिगेशन टू पे, और अगर ऑब्लिगेशन टू पे तो इट इज ऑलवेज इन केस ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट की बात हुई तो फिर ये क्या हो जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, सो डेफिनेशन ऑफ इक्विटी इज एंटिटी शुड इशू ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड फिक्स टू फिक्स टेस्ट शुड बी मेट, तभी हम उसको क्या बोलेंगे इक्विटी। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट होना जरूरी है अगर हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं इक्विटी। देखिए हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है, हमने पढ़ लिया कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, और उस पर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कोई भी लॉजिक नहीं आएगा, लेकिन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ईश्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होगा, और उसमें भी अगर मान लीजिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो जो प्रिंसिपल वाला पार्ट है वो इक्विटी होगा या इंटरेस्ट वाला पार्ट इक्विटी होगा। जो भी पार्ट इक्विटी है वो इक्विटी कब क्लासिफाई होगा, जब फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट होगा और उसके पेमेंट के लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू हुए हैं। इज दैट क्लियर? ओके, फिर ये कुछ मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, बट उसके बाद ये मॉड्यूल का एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 ये क्वेश्चन था, इवैल्यूएट द फाइनेंशियल एसेट्स। तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स और डिवेंचर ये फाइनेंशियल एसेट है। रीजन क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश। लोन्स एंड रिसीवेबल्स फाइनेंशियल एसेट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। डिपॉजिट दिए हैं, आगे जाके आपको राइट है टू रिसीव द कैश। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स
कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्पेसिफिकली कवर्ड इन द डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन देखोगे पहला ही पॉइंट है कैश और बैंक। बैंक बैलेंस अगेन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। ओके, नाउ अगेन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, आपने आज इन्वेस्टमेंट करा इक्विटी शेयर्स में, आगे जाके आपको कुछ मिलेगा तो ये आज आपके लिए क्या हो गया? फाइनेंशियल असेट। और आपको डेफिनेशन में कौन सा वाला पॉइंट कवर हुआ? सेकंड वाला पॉइंट, दैट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी। परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, परपेचुअल का मतलब कब इंस्ट्रूमेंट रिडीम होगा? ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम पे रिडीम होगा, तो ये फाइनेंशियल असेट हो जाएगा। फिजिकल असेट्स सच एज इन्वेंट्री, पीपी, ये तो स्कोप के बाहर है। इंड एस 32 के बाहर ही हो गए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कवर ही नहीं होंगे। राइट टू यूज एसेट, ये तो भैया इंड एस 116 लीज की बात कर रहा है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही कवर नहीं होगा। इंटेंजिबल भी कवर नहीं होगा, प्रीपेड एक्सपेंस भी कवर नहीं होंगे, एडवांसेस गिवन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नो। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जो मैंने आपको 24 एग्जांपल यहां पे स्पेशल पॉइंट्स के पहले आपको कवर करवाए ना, ये आप कर लोगे ना तो आपके मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशंस हो जाएंगे। इंड एस 32 से वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे एक है ना। इसके बाद अपन आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी। ये एक चार्ट गिवन है आपके मॉड्यूल में, देख लो। देखो फाइनेंशियल असेट, कैश एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, है ना। फिर तीसरा पॉइंट क्या हो गया? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल असेट फ्रॉम अनदर एंटिटी, है ना। या तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है टू रिसीव कैश, मतलब आज नहीं आगे जाके, आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फ्यूचर में आपको कैश मिलेगी, या फिर उसके बदले में आपको सामने वाली कंपनी की क्या फ्यूचर में शेयर्स मिलेंगे, सिक्योरिटीज मिलेंगी, तो ये हो जाएगा क्या? फाइनेंशियल असेट। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट, टू एक्सचेंज फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटीज विद अनदर एंटिटी अंडर द कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी। ये थर्ड वाला पॉइंट, याद है मैंने ऊपर 2 पॉइंट छुड़वाए थे आपको, है ना। ये थर्ड वाला पॉइंट यहां पे और ऊपर के जो 2 पॉइंट है वो सारे कवर हो जाएंगे, बस 2 मिनट रुकना। ये थर्ड का एक्सप्लेनेशन नीचे ही दिया है। क्या दिया है देखो, एक है एचडी और एक है बडी, ठीक है। इन दोनों ने आपस में शर्त लगाई कि रिलायंस का शेयर 100 रुपए का जो आज है वो आगे जाके बढ़ेगा, ठीक है। दोनों बोल रहे हैं, एचडी भी बोल रहा है कि यार बढ़ेगा और बडी भी बोल रही है कि आगे जाके बढ़ेगा ये, ठीक है। लेकिन एचडी बोल रहा है यार ये आगे जाके ना प्राइस बढ़ के 110 रुपए ही होगी। बडी का कहना है नहीं, प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन 500 रुपए हो जाएगी इस शेयर की कीमत। अब मुझे एक बात बताओ, आफ्टर 3 मंथ्स के लिए आज ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यस और नो, बेट लगा ली, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कौन सा बेट का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर ये डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हुआ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही हो गया, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 110 हो गया तो एचडी के लिए क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल असेट। क्यों? क्योंकि शर्त ये थी कि अगर ये प्राइस बढ़ा 110 तक ही हुआ तो एचडी शर्त जीत जाएगा और एचडी को मिलेंगे 6000 रुपए, ठीक है। विनिंग अमाउंट कितना था बेट पे? 6000 रुपीज की, या तुम अपने हिसाब से जो भी तुम्हें बेट लगानी, ठीक है। 6000 रुपए की बेट थी, तो अगर ये 110 से बढ़ गया प्राइस, 110 हो गया प्राइस जाके आगे 3 महीने के बाद, तो एचडी जीत जाएगा। और अगर ये 500 हो गया तो कौन जीत जाएगा? बड़ी जीत जाएगी। और उसको कितने मिलेंगे? 6000। कौन देगा? एचडी देगा। तो अब मुझे बताओ, अगर ये 110 हो गई बढ़ के, तो फाइनेंशियल एसेट किसके लिए हो गया? एचडी के लिए। और बडी के लिए यही सेम कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि 110 हो गया प्राइस तो एचडी जीत गया। लेकिन अगर यही बात हो जाती कि डिक्रीज हो जाता है, 110 नहीं होता, कम हो जाता है, या फिर आगे जाके 500 तक पहुंच जाता, तो क्या हो जाता? एचडी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी और बडी के लिए फाइनेंशियल असेट। तो ये वही चीज बोल रहे हैं कि भैया टू एक्सचेंज फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशंस दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल। अगर कंडीशन पोटेंशियली फेवरेबल है तो आप जो फाइनेंशियल एसेट या लायबिलिटी का लेन देन कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके लिए फाइनेंशियल एसेट हो जाएगा। क्यों? जब कंडीशन पोटेंशियली फेवरेबल है। पॉइंट नंबर 1, अगर 110 रुपए से बढ़ रहा है, अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है और एचडी के लिए फेवर वाली बात हो गई, तो एचडी के लिए क्या हो गया? आप एचडी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट में डील कर रहा है, फाइनेंशियल एसेट में डील कर रहा है, और ऐसी कंडीशन जो पोटेंशियली फेवरेबल है, और वहीं बडी के लिए पोटेंशियली अनफेवरेबल है। तो ये देखो सेम चीज देगी, टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली अनफेवरेबल टू द एंटिटी। ये बात समझ में आई? ओके। इक्विटी के बारे में, अच्छा, फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए क्या लिखा है? कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू
पे कैश, डिलीवर मतलब पे कैश, और अनदर फाइनेंशियल असेट टू अनदर एंटिटी बेसिकली, ठीक है। और ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको थर्ड पॉइंट समझा ही दिया। फिर a contract that will or may be settled in entity's own equity instrument including derivative non derivative, जहां पे फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट ना हो और आपको ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट है कि पे करना ही पड़ेगा, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। और जहां पे आपको रिसीव हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स फ्यूचर में, तो वो आपके लिए फाइनेंशियल असेट। और जहां पर फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट हो गया तो वो आपके लिए इक्विटी हो गई। ये देखो सेम चीज आ गई। तो ये यहां पे हमारा इंड एस 32 का ऑलमोस्ट बेसिक खत्म होने पे आ रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल्स ऑफ आइटम्स क्लासिफाइड एज इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी। एक डिवेंचर है 100 रुपए का, जिसके बदले में आपने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा किया आप आगे जाके उसको 5 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो। तो मुझे बताओ, आपने डे 1 पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स कर दिए, हाँ। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई इक्विटी की, हाँ। और दूसरा, इक्विटी शेयर्स ही डिलीवर कर रहे हो, हाँ। तो फिर ये क्लासिफिकेशन किस पे हो जाएगा? इक्विटी पे। यस और नो? नाउ द सेकंड थिंग, सेकेंड एग्जाम्पल, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, सेटल्ड बाई इशू ऑफ शेयर वारंट ऑफ ₹100, नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट टू बी इशूड ₹100, दैट इज मार्केट प्राइस। आपने नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कितने इशू होंगे ये डे 1 पे फिक्स नहीं है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि भले ही आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो, लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फिक्स है क्या डे 1 पे? नहीं है फिक्स। जब फिक्स नहीं है तो फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी। आया समझ में? One debenture of ₹100 is to be settled by issue of 2 equity shares of ₹80 each. अब ये याद रखना, क्या बोल रहा है? एक डिवेंचर है 100 रुपए का, जो कि सेटलमेंट उसका होगा इशू ऑफ 2 इक्विटी शेयर्स। तो आप डिलीवरी किसकी कर रहे हो? 2 इक्विटी शेयर्स फिक्स है, हर एक के बदले 2। तो अगर एक था तो एक के बदले 2 दे रहे हो आप। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स फिक्स है और इक्विटी शेयर्स ही दे रहे हो, तो इक्विटी वाला पार्ट आ गया। मतलब आपने प्रिंसिपल का पेमेंट काय पे किया है? इक्विटी पे, लेकिन जो इसका इंटरेस्ट होगा डिवेंचर का वो काय पे जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी कहलाएगा। तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ओके, दिस इज हाउ वी हैव टू अप्लाई इट। यस, एक डिवेंचर 100 रुपए का है, इशू किए सामने, उसके बदले में 5 इक्विटी शेयर्स और बैलेंस इन कैश। तो जो 5 इक्विटी शेयर्स हैं, आपने ये तो बताया ही ना कि कितने के बदले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ बैलेंस कैश में भी किया, मतलब आपने फिक्स किया ही नहीं, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। एक डिबेंचर 100 रुपए का है, टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ 5 इक्विटी शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर्स इशूड ड्यू टू बोनस। अब जो एक्स्ट्रा शेयर्स इशू कर रहे हो वो बोनस की वजह से शेयर इशू कर रहे हो, लेकिन आपने इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एक के बदले में फिक्स है, और ये भी बता दिया बोनस की वजह से, तो इक्विटी क्लासिफाई हो जाएगा। सेम, वन डिबेंचर ऑफ ₹100 सेटल्ड बाय इशू ऑफ 5 इक्विटी शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर्स, जो 5 एक्स्ट्रा शेयर्स मतलब जो 4 शेयर एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो शेयर्स को स्प्लिट कर देते हैं। अपन ने बचपन में रिकंस्ट्रक्शन में पढ़ा था शेयर स्प्लिट क्या होता है, शेयर्स को बांट देना छोटे छोटे फॉर्म में, तो वो भी इक्विटी कहलाएगा। सर एक डिबेंचर के बदले, एक डिबेंचर जो 100 रुपए का है उसके बदले में हम सेटलमेंट में क्या बोल रहे हैं? 5 इक्विटी शेयर्स आफ्टर 1 ईयर, 7 इक्विटी शेयर हम देंगे अगर आपने रिडेम्पशन किया 2 साल के बाद, और 10 इक्विटी शेयर्स देंगे अगर आप 3 साल तक डिबेंचर इंस्ट्रूमेंट होल्ड करके रखते हो। तो सर आपने टेबल में बता ही दिया ना कि अगर 1 साल तो 5, 2 तो 7 और 3 तो 10, तो आप इक्विटी से क्लासिफाई कर लो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके। वन डिबेंचर ऑफ ₹100 टू बी सेटल्ड बाई as many as equity shares, अरे as many as, नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ही फिक्स नहीं किए, फाइनेंशियल लायबिलिटी। वन डिवेंचर ऑफ ₹100 सेटल्ड बाय 5 इक्विटी शेयर्स, ए प्रॉफिट गोज अप बाय 10%। आपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बात ही नहीं करी, तो अगेन फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब एक चीज और है, क्या? लास्ट चीज है ट्रीटमेंट ऑफ गेन और लॉस इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई गेन होता है, मतलब इंटरेस्ट और डिविडेंड, फाइनेंशियल असेट से फाइनेंशियल लायबिलिटीज में कुछ गेन होता है, या इंटरेस्ट वाला पार्ट इसमें कुछ आता है, या डिविडेंड वगैरह अर्न किया है आपने, तो इसको कहां पे लेके जाओगे? पीओरएल में। इक्विटी से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो रिकॉग्नाइज्ड इन अदर इक्विटी एंड नॉट इन पीओरएल। पीओरएल में नहीं जाएगी, अदर इक्विटी में जाएगी। ट्रांजैक्शंस आउट ऑफ द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसका एक चार्ट दिया हुआ है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। वैसे तो जो 24 एग्जांपल्स हैं उनको आप रीड कर लो, ये मॉड्यूल में गिवन है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जैसे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, मैंने आपको बोला ही कंसोलिडेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें यहाँ पे नहीं आएंगी। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा इंड एस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, है ना। क्यों? क्योंकि इनके अलग से इंड एस दिए हुए हैं।
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अंडर लीजेस, इसके लिए 116 गिवन है। एम्प्लॉय राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अंडर एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान, तो ये आपका इंड एस 19 गिवन है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अंडर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का इंड एस पहले 104 है जो अपने सिलेबस में नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अराइजिंग विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसके लिए अलग से इंड एस 103 गिवन है। देन आपका शेयर बेस्ड पेमेंट 102, रिएम्बर्समेंट राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन की बात कर रहे हैं, इंड एस 37। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अंडर रेवेन्यू फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर 115, इसका अलग से ही दिया हुआ है, तो अपने को यहां पे झांकने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा। ओके, सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट, मैंने आपको 30 से 35 मिनट्स में पूरा इंड एस 32 रिवाइज करा दिया है ना, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तो रिवीजन क्यों कराया? रिवीजन कराने की भावना सिर्फ बल इतनी थी क्योंकि इसके बिना 109 में नहीं जा सकते। सर व्हाट इज दिस 109? 109 बात करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग के बारे में, जिसके बारे में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो चलिए फटाफट से अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंड एस 109 पे आ जाते हैं। इंड एस 32 से रिलेटेड सारी बातें हमने खत्म कर दी। 107 में नहीं पढ़ाने वाला रिवीजन में, वो आप मॉड्यूल से देख सकते हो, उसका क्वेश्चन भी नहीं आता डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, 109 भयंकर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के जा ही नहीं सकते दोस्तों। एक बार कंसोलिडेशन नहीं आ सकता है बट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आएगा, है ना, तो इसको लोग छोड़ के जाते हैं और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आपने इस रिवीजन के हिसाब से पढ़ लिया, आप इसको छोड़ के नहीं जाओगे, आप इसमें फुल आउट ऑफ फुल लेके आओगे। ओके, चलिए नाउ ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं 109 के, व्हाट इट टॉक्स अबाउट। ओके, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंड एस 109 मेजरमेंट और रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज और इक्विटी के बारे में बात करता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करता है। हम इसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं, है ना, और आपको क्या करना है, मेरे साथ तो रिवीजन करना है, 2 बार मेरा वीडियो देखना है, उसके बाद घर पे लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है, अदरवाइज मेरी गारंटी वॉइड है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन 109 पर। सो ओवरव्यू के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया ना मेजरमेंट, रिकॉग्निशन और डी रिकॉग्निशन। सर व्हाट इज दिस डी रिकॉग्निशन? डी रिकॉग्निशन मतलब जैसे होता है आपका रिकॉग्निशन बुक्स में कब लाना है, तो डी रिकॉग्निशन बुक से कब हटाना है उसके बारे में बात, और कितने पे लाना है। पहले तो रिकॉग्निशन, फिर डी रिकॉग्निशन में क्या होता है, हटाना। रिकॉग्निशन मतलब लाना, डी रिकॉग्निशन का मतलब हटाना, और मेजरमेंट कितने पे लाना। तो रिकॉग्निशन के लिए 3 मेथड दिए हुए हैं, देयर आर 3 मेथड्स। 3 मेथड्स कौन से? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड दैट इज एसीएम, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस दैट इज एफबीटीपीएल, देन फेयर वैल्यू ओसीआई, एफबीओसीआई। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हमें पढ़ना है ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इसके बाद किस बेसिस पे अपन इन 3 मेथड्स में से कौन सी वाली अप्लाई करेंगे ये भी पता होना चाहिए, और उसके लिए अपने को 2 चीजें पढ़नी है, सीसीएफएस और बीएम। बीएम मतलब बिजनेस मॉडल टेस्ट, और सीसीएफएस का एक और दूसरा नाम है एसपीपीआई टेस्ट, सोली फॉर द पेमेंट ऑफ, सोली पेमेंट फॉर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ओके, ये दोनों टेस्ट के बारे में पढ़ना। इन दोनों टेस्ट को पास करने के बेसिस पे ही ये एसीएम लगाना है, एफबीटीपीएल लगाना है, एफबीओसीआई लगाना है, ये पता चलेगा। फिर अपन को देखना है, अप्लाई करना है मेथड। अब ये पहले हमने क्या देखा, 3 मेथड। रिकॉग्निशन कितनी चीजों से होंगे, 3 मेथड्स हैं, रिकॉग्नाइज करने के लिए 3 मेथड हैं, एसीएम, एफबीटीपीएल, एफबीओसीआई। ध्यान से समझते चलना, भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं स्लोली चलूंगा। 3 मेथड, अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, एफबीटीपीएल, एफबीओसीआई। ठीक है, अभी ये 3 मेथड किस बेसिस पे लगेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट के ट्रीटमेंट के बाद आप आ जाओ किस पे, किस बेसिस पे ये 3 में से कौन सा मेथड लगेगा। उसके लिए 2 टेस्ट पास करने हैं, बिजनेस मॉडल टेस्ट, एसपीपीआई टेस्ट। इसके बाद आप आ जाओ, इस मेथड को डिसाइड कर लिया कि भाई कोई एक मेथड है, अब वो लगेगी किस पे, तो या तो वो लगेगी किस पे, फाइनेंशियल असेट्स पे, या फिर लगेगी फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे, या फिर डेरिवेटिव पे। ओके सर, फाइनेंशियल एसेट पे कौन कौन सी मेथड लग सकती है, एसीएम, एफबीटीपीएल, एफबीओसीआई, तीनों में से कोई भी लग सकती है, डिपेंड करेगा वो टेस्ट पर। सर फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे जनरली एसीएम लगेगा। 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें से एक डेरिवेटिव है और एक है फाइनेंशियल गारंटी, इन जगहों पे एफबीटीपीएल ही लग रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कैसे लगेगा सब चीजें अपन देखेंगे। अब आते हैं मेजरमेंट। रिकॉग्निशन समझ गए, मेजरमेंट में क्या बोल रहा है, मेजरमेंट का मतलब है या तो कॉस्ट पे रखना है या फेयर वैल्यू पे। कॉस्ट मतलब इंटेंशन,
इंटेंशन इज टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट टिल मेच्योरिटी एंड वांट्स टू रिकवर द कंप्लीट कैश फ्लोज। सारे के सारे जब तक कैश फ्लोज रिकवर ना हो जाएं तब तक उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखो। और दूसरा बोलता है फेयर वैल्यू अप्रोच। फेयर वैल्यू मेथड क्या होता है? इंटेंशन इज टू होल्ड और ट्रेड, या फिर ट्रेड ओनली। या तो ट्रेड कर रहे हो डे टू डे बेसिस पे, या फिर आप कभी होल्ड भी कर रहे हो कभी ट्रेड भी कर रहे हो, है ना। अभी ये समझना है। अरे सिंपल सी बात है, कॉस्ट मेथड मतलब लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। आपकी शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई मतलब कॉस्ट मेथड, अब वही है ना। फेयर वैल्यू, अब फेयर वैल्यू बदलती रहती है ना। अब फेयर वैल्यू में भी आप क्या समझोगे? ट्रेड। ट्रेड मतलब डेली नई वाली, आज दूसरी, फिर कल तीसरी, परसों चौथी, दैट इज ट्रेड, है ना। अभी समझ में आ गया होगा पूरा ना, अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं समझ गया ना। तुम लोग हो ही नहीं आए थे खराब लोग, कोई बात नहीं। ट्रेड, ट्रेड मतलब डेली, FBTPL, ठीक है। फेयर वैल्यू सर कभी कभार आपका, है ना, आप थोड़ा इमोशनल पर्सन हो ना, तो कभी कभार आपकी बदल जाएगी और कभी एक परमानेंट हो गई, है ना, बंदी आपकी। तो अगर कभी कभार आप होल्ड कर रहे हो किसी को बहुत टाइम तक के लिए, फिर एकदम से आप ट्रेड वाले वर्जन पे चले गए, आज दूसरी, कल तीसरी, परसों चौथी, तो फिर ये तो कौन सा मेथड लगेगा? तो ध्यान रखना, इंटेंशन अगर होल्ड और ट्रेड करने की है या फिर सिर्फ ट्रेड करने की है तो फेयर वैल्यू मेथड। लेकिन आपको एक से ही प्यार हो गया, आप हो गए शाहरुख खान के फैन, तो फिर आपको कौन सी मेथड लगानी है? कॉस्ट मेथड। कॉस्ट मेथड मतलब अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, है ना। अभी सब समझ में आ गया होगा, भयंकर समझ में आया होगा। अब इसमें ये तुम कुछ याद रहे ना रहे, ये जरूर याद रहेगा। हाँ पढ़ लो रे, फाइनल में हो तुम। फ्लो, फ्लो क्या रहेगा समझना। पहले हम समझ रहे हैं मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, फिर हम समझेंगे ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फिर मैं आपको समझाऊंगा सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग मेथड, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फाइनेंशियल एसेट्स के केस में कैसे अकाउंटिंग होगी और उसके क्वेश्चंस, फिर मैं आपको बताऊंगा फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस, फिर मैं आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में मैं आपको डी रिकॉग्निशन बताऊंगा कि बुक से कैसे हटाना है। तो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहली बात मैं करूंगा इन केस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, है ना। ये जितने भी चार्ट्स है ना, ये मेरे वीडियो के नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, है ना। टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा नंबर मिल जाएगा, फटाफट से उस पर आ जाना। वहां पे बहुत सारा यूजफुल कंटेंट फॉर फाइनल का FR अवेलेबल है। आप इस बार, अब की बार, आखिरी बार FR में 70 पार, ये सोच के चलना है, ठीक है। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, अभी मैंने बताया ना तुम लोगों को, बाबू सोना वाला एग्जाम्पल दिया, क्या बोला? आपका एक परमानेंट प्यार कॉस्ट मेथड, आप डेली बदल रहे हो या कभी कभार बदल रहे हो, फेयर वैल्यू मेथड, ठीक है। अभी उसी के बेसिस पे अपने मेथड्स हैं। मैं सिर्फ अभी फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। फाइनेंशियल एसेट्स मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहा हूं। तो दो मेथड है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू। साथ ही साथ मैंने मेरी रिवीजन प्लेलिस्ट में दोस्तों कुछ 10-10, 11-11 मिनट के रिवीजन कंसेप्ट्स डाल के रखे, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स इसी चार्ट से, तो आप वो भी देख सकते हो, फटाफट से आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे अगर आपको क्वेश्चंस नहीं देखने तो। लेकिन इसमें डिटेल रिवीजन होगा, ओके। नाउ कॉस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक मेथड है, दैट इज अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड है, अगर मैं कॉस्ट के अकॉर्डिंग करूं, मतलब अगर आप रिकॉग्निशन कर रहे हो फाइनेंशियल एसेट्स का, फाइनेंशियल एसेट का आपने रिकॉग्निशन किया और आपने क्या किया है? कॉस्ट मेथड पे, तो फिर क्या हो जाएगा? अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड, ठीक है। लेकिन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के अंदर दो मेथड्स हैं, एक फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर भी दो और हैं, रिक्लासिफाइबल टू पीओरएल, नॉन रिक्लासिफाइबल टू पीओरएल, जिसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं FBOCI-R या FBOCI-NR। क्या बोलते हैं? FBOCI-R या FBOCI-NR, ठीक है। अब जितने भी मेथड्स हैं, ACM, FBTPL, FBOCI-R, FBOCI-NR, ये चार हो गए। अब ये चार में से कौन सा अप्लाई करना है, इसके लिए आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे। कौन से टेस्ट हैं? या तो बिजनेस मॉडल टेस्ट और SPPI टेस्ट। याद रखना दोस्तों, यहां वर्ड एंड है, मतलब दोनों टेस्ट लगाने पड़ेंगे। अब कैसे? एक कंपनी है HD लिमिटेड, जिसने इन्वेस्टमेंट किया और कंपनी का जो इंटेंशन है होल्ड करने का है। इंटेंशन क्या है? होल्ड करने का है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट किया और उसका इंटेंशन क्या है? ट्रेड करने का है, डे टू डे ट्रांजैक्शन, ट्रेड कर रहा है, आज खरीदा शाम को बेचा, कल फिर खरीदा फिर बेचा, दिस इज ट्रेडिंग, ओके। आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो ना, दैट इज नथिंग बट द ट्रेडिंग, वही चीज की बात कर रहे हो। लेकिन आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका इंटेंशन होल्ड करने का है। लेकिन कभी कभार आप देखते हो होल्ड करते हो और जैसे ही आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप ट्रेड कर देते हो। सिंपल सी बात बताता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपको ना, आप अपनी क्लास में बैठे हो, आपको सबसे, आप लड़के हो ना,
है ना। तो आपको ना क्लास में बैठे हो, क्लास में ना सबसे सुंदर लड़की दिखी, है ना, तो अब आपने उसको पटाने का सोचा, अब आपने पटा लिया उसको, अब पटा लिया तो क्या आप उसको छोड़ोगे नहीं, क्यों, क्योंकि क्लास पूरी चल रही है आपसे सारे लड़के, लेकिन पॉइंट इज आपने उसको होल्ड कर लिया। तो जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट किया अपने टाइम का, तो आपने अगले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर लिया। बेसिकली देखो मैं सिर्फ ये सारी बातें काल्पनिक कर रहा हूं, तुम्हारा थोड़ा सा रिवीजन अच्छा हो जाए, है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान लगा के पढ़ो, ठीक है। मान लो आप हो बिल्कुल कूल बन के आते हो, आज इससे बात कर रहे हो, कल दूसरी वाले से, आपका इंटेंशन ट्रेड का है, तो आपका एंटिटी का इंटेंशन क्या हो जाएगा, ट्रेड, कभी इससे कभी उससे कभी उससे, है ना, कभी फर्स्ट बेंच कभी लास्ट बेंच, कभी जूनियर सेक्शन कभी सीनियर सेक्शन, ऐसा। और आप दुख के मारे काश कोई मिल जाए वैसे लोगों, तो आपको जो मिला उसमें आप खुश, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी का ढूंढ रहे थे कि इससे कोई अच्छा मिल जाए तो इसको छोड़ो और दूसरे को पकड़ो। तो आपकी इंटेंशन दोस्तों पता क्या है, होल्ड एंड ट्रेड, मतलब थोड़े टाइम के लिए होल्ड किया फिर ट्रेड कर दिया, समझ गए। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट टू होल्ड, इन्वेस्टमेंट टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट आपने होल्ड और ट्रेड किया। अभी ध्यान से समझना, ये जो भी मॉडल है, ये जो भी इंटेंशन है, इसे बोलते हैं बिजनेस मॉडल आपका। भाई आप इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर रहे हो, तो आपका मॉडल क्या हो गया, बिजनेस मॉडल होल्ड करने का हो गया। आपने ट्रेड किया तो आपका बिजनेस मॉडल ट्रेड करने का हो गया। आपने होल्ड और ट्रेड, कभी होल्ड करते हो अच्छी अपॉर्चुनिटी में बेच देते हो। ये जो टेस्ट है ना, बिजनेस मॉडल टेस्ट, ये होता है एंटिटी स्पेसिफिक टेस्ट। हर एक एंटिटी का अलग अलग टेस्ट होता है, समझ में आ रहा है, ये हो जाता है आपका एंटिटी स्पेसिफिक टेस्ट। बिजनेस मॉडल क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों एसपीपीआई टेस्ट पे, जिसको सीसीएफएस टेस्ट भी बोलते हैं। इसके लिए अपने को चेक करना है क्या ये मीट हुआ या नहीं मीट हुआ। ये होता है इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक टेस्ट। इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मान लो आप एक कंपनी हो, है ना, आपने क्या किया, आपने इन्वेस्टमेंट किया डिवेंचर्स पे 1 लाख रुपए के, या सॉरी चलो 10 लाख रुपए के। एचडी लिमिटेड एक कंपनी 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट किया उसने फॉर 5 ईयर्स 10% डिवेंचर्स पे। अब आपने 5 साल तक उसको होल्ड कर लिया, कहना इसे 5 साल उसको 10% इंटरेस्ट मिला होगा। ये जो 10% इंटरेस्ट 5 इयर्स तक मिला, आंसर इज यस और नो। हाँ सर, मतलब सारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस मिल गए उसको, हाँ, प्लस लास्ट ईयर में आपको 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा, हाँ। तो इसको बोलते हैं एसपीपीआई टेस्ट मीट हो गया। टेस्ट मीट हो गया मतलब आपने सारे के सारे कैश फ्लोस रिकवर कर लिए, आपने सारे के सारे कैश फ्लो रिकवर कर लिए, लास्ट मोमेंट तक रखा अपने पास। सर टेस्ट मीट कब नहीं होगा, आपने 3 साल के अंदर ही जाने दिया, आपने 2 साल के अंदर ही जाने दिया इंस्ट्रूमेंट, वैसा। अब देखो फाइनेंशियल एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर किया किसने, एचडी लिमिटेड ने, ठीक है। किसमें भाई, एचडी लिमिटेड ने डॉक्टर लिमिटेड पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। किस पे, डॉक्टर के इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर फॉर 5 इयर्स। अब जो इंटरेस्ट है वो तो इफ इंटेंशन इज टू अर्न ओनली 2 कैश फ्लोस, दैट इज प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट, विच मीन्स एसपीपीआई टेस्ट विल मीट। मतलब आपका इंटेंशन क्या था, जितने भी कैश फ्लोज आ रहे हैं सारे के सारे अर्न कर लो, प्रिंसिपल भी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। ये दोनों के दोनों अपन ने क्या किया पिछले वाले में, 5 साल तक 10 लाख रुपए भी ले लिए 5th ईयर के एंड पे, और 10% इंटरेस्ट भी हर साल लेते चले गए, तो अपन ने सारे कैश फ्लो रिकवर कर लिए, मतलब एसपीपीआई टेस्ट मीट हो गया। तो वही चीज यहां पे मैंने लिख दी है। लेकिन इंटरेस्ट मिल गया, लेकिन कभी प्रिंसिपल में डिफॉल्ट हो गया, या कभी इंटरेस्ट में डिफॉल्ट हुआ, प्रिंसिपल मिल गया, तो एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं होगा। समझ में आया, ओके। नाउ इन्वेस्टमेंट एग्जांपल देके रखें, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर फॉर 5 इयर्स है, तो देखो प्रिंसिपल भी मिल गया, 5 साल का इंटरेस्ट भी मिल गया, तो एसपीपीआई टेस्ट मीट हो गया। भाई इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर है 5 इयर्स के लिए, कंपनी थिंकिंग टू सेल, प्रिंसिपल तो सेल हो जाएगा, इंटरेस्ट कुछ ही मिला और गेन और लॉस हुआ, हाँ, स्टिल एसपीपीआई नहीं मीट हुआ। क्यों, क्योंकि सारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज नहीं मिले अपने को, रिकवर नहीं कर पाए। ये बात समझ में आई, ओके। इन्वेस्टमेंट किया इक्विटी शेयर्स पे, भाई साहब एसपीपीआई टेस्ट मीट ही नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो वो थोड़ी रिडीम होते हैं, वो थोड़ी रिपेबल होते हैं, वो तो कब होते हैं जब कंपनी बंद हो जाती है। तो एसपीपीआई टेस्ट विल नेवर मेट। समझ में आया। तो देखना, एक कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो इन्वेस्टमेंट का इंटेंशन क्या है, होल्ड और ट्रेड, तो ये इसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पर करे हैं,
इस पे अपन चेक करेंगे एसपीपीआई टेस्ट मीट हुआ, एसपीपीआई टेस्ट मीट हुआ, एसपीपीआई टेस्ट, एसपीपी, हर एक इंस्ट्रूमेंट पे एसपीपीआई टेस्ट लगाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक टेस्ट होता है एसपीपीआई टेस्ट, और एक जो पूरा एंटिटी के इन्वेस्टमेंट को देखता है उसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल टेस्ट। ये बात समझ में आई? अब सर ये तो आपने हमें समझा दिया बहुत डेप्थ में कि बिजनेस मॉडल टेस्ट क्या होता है, एसपीपीआई टेस्ट क्या होता है, लेकिन अब आप हमें ये बताइए कि इसके बेसिस पे हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग कैसे डिसाइड करें। तो दोस्तों बहुत सिंपल, इस चार्ट पे आ जाओ। अगर आपका बिजनेस मॉडल होल्ड करने का है, क्या करने का है? होल्ड करने का है। आप इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखते हो और एसपीपीआई जो टेस्ट है वो मीट हो गया, होल्ड किया, बिजनेस मॉडल इंटेंशन क्या है? बिजनेस मॉडल इज टू होल्ड एंड एसपीपीआई टेस्ट मीट, तो आपको लगाना है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। ठीक है, अगर बिजनेस मॉडल तो होल्ड करने का है लेकिन एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं हुआ तो आपको लगाना है एफबीटीपीएल मेथड। ठीक है, बिजनेस मॉडल आपका क्या है? होल्ड और ट्रेड। कभी होल्ड किया, अच्छी अपॉर्चुनिटी के टाइम पे ट्रेड कर दिया, फिर आपने देखा एसपीपीआई टेस्ट क्या है, सो एसपीपीआई टेस्ट मीट हो गया तो आप उसको यूज करोगे फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव रिक्लासिफाइबल, मतलब एफबीओसीआईआर मेथड। लेकिन अगर अगेन एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं हुआ तो एफबीटीपीएल मेथड यूज कर रहे हो। तो यहां पे देख लो, पहले वाले में क्या था? इंटेंशन होल्ड और एसपीपीआई टेस्ट मीट, एसीएम। इंटेंशन होल्ड, एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं हुआ, एफबीटीपीएल। इंटेंशन होल्ड और ट्रेड, लेकिन एसपीपीआई टेस्ट मीट भी हो गया, एफबीओसीआई रिक्लासिफाइबल। इंटेंशन होल्ड और ट्रेड, लेकिन एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं हुआ, एफबीटीपीएल मेथड। और लास्ट में इंटेंशन सिर्फ ट्रेड करने की है तो एसपीपीआई चेक ही मत करो, क्योंकि ट्रेड कर रहे हो मतलब डायरेक्टली पीओआरएल पे डेली अकाउंटिंग कर रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस हिट करो। इंड एस बोलता है कि जहां जहां एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं हो रहा, कहां कहां? दो ही सिचुएशन है जहां पे या तो बिजनेस मॉडल होल्ड कर रहे हो या होल्ड और ट्रेड कर रहे हो। वहां पर आप चाहो तो एफबीटीपीएल यूज मत करो, आप वहां पर एफबीओसीआई नॉन रिक्लासिफाइबल टू पीओआरएल ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, बट ये इररिवोकेबल ऑप्शन है। इररिवोकेबल ऑप्शन का मतलब क्या होता है? एक बार जो आपने इसको अप्लाई कर लिया उसके बाद आप अपनी इंटेंशन चेंज नहीं कर सकते, मेथड चेंज नहीं कर सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंड एस 109 बोलता है। तो भाई साहब हमने अभी मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग का बढ़िया से एक तरोताजा रिवीजन, बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा रिवीजन खत्म कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल लायबिलिटीज की। तो क्या बोलता है? ओनली अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड हमें यूज करना है, लेकिन 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 इन केस ऑफ फाइनेंशियल गारंटी एंड डेरिवेटिव्स हमें एफबीटीपीएल डिस्कस करना है, हमें एफबीटीपीएल मेथड को फॉलो करना है। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे इसी वीडियो पर। तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे अगर मैं आ रहा हूं तो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में सबसे पहले हम देखेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे होगा और डी रिकॉग्निशन कैसे होगा। तो इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए अगर मैं बात करूं तो जब फाइनेंशियल असेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज होती है बुक्स में तो आप उसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो इंड एस बोलता है उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे और प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर ये फाइनेंशियल एसेट है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन अगर ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होगी, इफ एनी। ओके, कॉस्ट पे मत कर देना, मेथड का नाम है अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। यहां पे इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पर होगा, ध्यान रखना। एमसीक्यू में खेल लेगा वो आपके साथ, फिर आप खेलने लायक नहीं बचोगे आईसीआई के साथ, समझे? तो अब आ जाते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे। ज्यादा हंसना नहीं है, ठीक है? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल रिकॉग्निशन समझ में आ गया? ओके, नाउ वी आर कमिंग टू सब्सिक्वेंट रीमेजरमेंट या सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। रिपोर्टिंग डेट का मेजरमेंट बोलते हैं इसको। रिपोर्टिंग डेट मतलब देखो, सब्सिक्वेंटली पहली बार तो जिस दिन आपने इनिशियल ट्रांजैक्शन किया, पहला ट्रांजैक्शन किया, उस दिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री आएगी। दूसरी बार सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कब होगा? 31 मार्च को होगा। 31 मार्च को आप कैसे मेजरमेंट करोगे? बेस्ड ऑन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ईआईआर के बेसिस पे आप करोगे, और उसमें जब ईआईआर निकालोगे तो कुछ पेमेंट अगर उससे रिलेटेड है उसको हटा दो, और कुछ इंपेयरमेंट लॉस वगैरह इफ एनी तो उसको भी हटाना रहेगा। डी रिकॉग्निशन के टाइम पे क्या होगा? तो अगर इंस्ट्रूमेंट को सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, सेटलमेंट कर दिया उसका, तो आप पीओआरएल की मदद से डी रिकॉग्नाइज कर दो। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल एसेट के लिए फाइनेंशियल एसेट के लिए एसीएम कब लगेगा? जब एसपीपीआई टेस्ट और बिजनेस मॉडल होल्ड करना है या एंटिटी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर एफबीटीपीएल। ओके, फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए इट इज रेलेवेंट फॉर ऑल for accounting of all financial liabilities except in few specified cases under 109। कौन कौन से हैं? डेरिवेटिव और
फाइनेंशियल गारंटी। ओके, नाउ इसमें सर आपने लिखा कि इनिशियल रिकॉग्निशन होगा फेयर वैल्यू पर, तो ये फेयर वैल्यू क्या होती है? तो फेयर वैल्यू का मतलब होता है प्राइस एट विच असेट इज रियलाइज्ड और लायबिलिटी इज सेटल्ड। सिंपल, जिस पे असेट रियलाइज हो जाए या लायबिलिटी का सेटलमेंट हो जाए उसको अपन बोलते हैं फेयर वैल्यू। इसको अपन एग्जिट प्राइस भी बोलते हैं, रियलाइजेबल प्राइस भी बोलते हैं, बट नॉट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। यूजुअली सारी चीजें ट्रांजैक्शन प्राइस, सारे केसेस में ट्रांजैक्शन प्राइस ही फेयर वैल्यू कहलाएगी, कुछ केसेस में नहीं ऐसा होगा। ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब जिस पर ट्रांजैक्शन होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट में जो ट्रांजैक्शन प्राइस गिवन है, जो प्राइस गिवन है, उसी को अपन फेयर वैल्यू यूजुअली मान लेंगे, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस को छोड़कर। मतलब सर आप ये बोल रहे हो ट्रांजैक्शन प्राइस इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑलवेज एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस। कौन से वो फ्यू केसेस है मैं बता देता हूं। मान लो इंटरेस्ट फ्री लोन टू एम्प्लॉय, कंपनी ने लोन दिया किसको? एम्प्लॉय को, इंटरेस्ट फ्री। कोई चीज इंटरेस्ट फ्री हो ही नहीं सकती, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, आप यहां पे गलत कर रहे हो। तो इसको यहां पे इस केस में क्या होगा? फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस बराबर नहीं मानी जाएगी। सर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट टू इंटरेस्ट रेट लोन टू सब्सिडरी, आपकी एक होल्डिंग कंपनी है एचडी लिमिटेड, आप हो बडी लिमिटेड, आपकी बडी लिमिटेड क्या है? सब्सिडरी है ना, या फिर आप सब्सिडरी और सामने वाला होल्डिंग कंपनी है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन अगर कहीं से लेने जाते हो तो 12%, और आपको मिल गया लोन कितना? होल्डिंग कंपनी से 4% पे, क्या ना, इसे कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, तो यहां पे भी फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस बराबर नहीं होगी। सर इंटरेस्ट फ्री रेंट डिपॉजिट, फ्री इंटरेस्ट फ्री रेंट डिपॉजिट हो ही नहीं सकता। डिवेंचर्स को इश्यू कर दिया लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे विद कन्वर्जन ऑप्शन टू द होल्डर, यहां पर भी ट्रांजैक्शन प्राइस बराबर नहीं होगी फेयर वैल्यू के। क्यों नहीं होगी? इफ ट्रांजैक्शन प्राइस डज नॉट इक्वल टू फेयर वैल्यू देन इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी एट फेयर वैल्यू प्लस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। हाउएवर सिंस इट इज नॉट इक्वल देयर विल बी ए डिफरेंस, और डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा या तो थ्रू एक्टिव मार्केट प्राइस की वजह से, जिसको हम पीओरएल से एडजस्ट कर देंगे, है ना, एक्टिव मार्केट प्राइस की वजह से, जिसको हम पीओरएल से एडजस्ट करेंगे, या फिर हम इसे डेफर कर देंगे। डेफर कैसे करेंगे? इफ इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर टू पीओरएल। कैसे? अब अपन क्वेश्चन समझेंगे, समझने की कोशिश करना। यहां पे मैं आपको एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं गया लोन लेने एसबीआई से, है ना, मैं रास्ते से जा रहा था और मैं गया एसबीआई पे और 100 करोड़ रुपए का लोन लेने गया 5 सालों के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। एसबीआई ने बोला देंगे ना सर? बिल्कुल देंगे। बोले अच्छा कितना? तो बोल सामने वाला बोलता सर बेटा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा पर एनम। मैंने कहा ठीक है 5 साल में रीपेमेंट हो जाएगा। बोले कि हाँ ठीक है सर 5 साल तक आप इंटरेस्ट 10% से पे कर देना। अब यूजुअली मुझे बताओ अगर ऐसा मैं कोई लोन लेने जाता हूं तो मुझे इनफ्लो कितना होगा डे 1 पे? मेरी बुक्स में कितने आ जाएंगे? 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे। अरे हाँ या ना? बट मुझे एक बात बताओ आउटफ्लो कितने का होगा? आउटफ्लो कितने का होगा? सर आउटफ्लो हो गया आपको 150 करोड़ का। कैसे? अरे यार हर साल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप इंटरेस्ट पे करोगे। 100 करोड़ का लोन लिया है 5 साल तक इंटरेस्ट भी तो पे करोगे और लास्ट ईयर में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना है, तो लास्ट में आपको 150 करोड़ का आउटफ्लो होगा। हाँ, तो ये जो एक्स्ट्रा 50 करोड़ हुए ये क्या हो गया? इंटरेस्ट। हाँ या ना? अब वहीं पर थोड़ी सी सिचुएशन चेंज करते हैं। मैं गया बैंक रास्ते से जाते हुए, है ना, रास्ते में से गया एसबीआई पहुंचा, वहां पर मेरा जान पहचान का मेरा मेंटी मिल गया। मुझे मेंटी कौन था? बडी, मेरा दोस्त मिल गया बडी। अभी बडी मिला वहां पे और बडी बोलता है कि अरे एचडी भैया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं बस थोड़ा सा लोन वगैरह लेने। अरे सर आपको लोन की क्या जरूरत है? मैंने कहा नहीं कभी कभार कम मतलब पड़ जाते हैं पैसे कम, तो मुझे लोन की जरूरत पड़ी। ठीक है, वो गया 100 करोड़ का लोन जब मैंने बोला कि मुझे चाहिए तो सामने वाले ने बोला अरे यार सर क्या बात है, कोई इतना बड़ा लोन ले रहे हो, मेरा सौभाग्य सर मैं आपको लोन दिला रहा हूं मेरी ही बैंक से। मैंने कहा थैंक यू यार। तो जैसे ही उसने लोन वगैरह सैंक्शन करवाया तो उसने बोला कि सर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। मैंने कहा यार मैं देख तू मेरे को कितने टाइम से जानता है, 10% तो बाहरी वालों के लोगों के लिए है ना, मेरे लिए भी 10%। अरे नहीं सर आप मेरी जान परिचित क्यों? हाँ, और मैं इस बैंक में यहाँ पे लोन अप्रूवल करवा रहा हूँ आपका, है ना, बैंक मैनेजर हूं मैं। और भाई साहब आप अगर आए हो
तो मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मैं आपके लिए कुछ कर पाया, आपकी वजह से मैं सीए बना, ये वो फलाना ढिमका करने लगा उनने। तो मैंने कहा ठीक है, डोंट बी इमोशनल, जिस मेरे को बता रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बैंक का। तो बोलता है कि सर 10% है बाकियों के लिए, आपको सर मैं 8% पे ही लोन दे देता हूं। मैंने कहा यार मैं तो तुझे क्या क्या समझता था, तो कितना नेक इंसान निकला, 2% का डिस्काउंट, वाह यार थैंक यू। बोले सर, मैंने कहा हाँ सर जो लोन ले रहे हो ना आप, हाँ उसमें ना 10% प्रोसेसिंग फीस लगेगी। मैंने कहा क्यों? अरे सर वो फॉर्मेलिटी लगती। आपने अगर कभी भी लोन लेने जाओगे ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी, तो आपको पता चलेगा कि बैंक वाले जब लोन देते हैं ना तो कुछ प्रोसेसिंग चार्ज कट करते हैं, है ना, तो उसको प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं। ठीक है, अब मान लो उन्होंने 10% प्रोसेसिंग फीस काट के आपको लोन इशू किया। अब मुझे एक बात बताओ, 100 करोड़ का लोन लेने गया था मैं, मुझे इनफ्लो कितने का हुआ 10% प्रोसेसिंग फीस कटने के बाद? सर 90 करोड़ का। यस, तो डे वन पे मेरे पास 90 करोड़ आ गए। अब मुझे 8% कंसेशनल रेट पे क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। 100 करोड़ का 8% मतलब हर साल 8 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करना है, और 5th ईयर पे 100 करोड़ भी पे करने। टोटल मेरे को 140 करोड़ का 140 करोड़ का आउटफ्लो करना पड़ा। अच्छा मुझे बताओ डे वन पे कितना आया था? सर 90 करोड़ आया था। तो सर एक बात बताओ, इसने यहां से भी तो 50 करोड़ का इंटरेस्ट कमा लिया ना? अरे बाप रे, हाँ ये बात हुई। ओके, तो सर अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे? तो ये तो कैश फ्लो हो गए। अब देखो ये आपने कैश फ्लो समझ लिया, तो स्टेप नंबर 1, जब भी आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड करोगे तो आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कैश फ्लोस स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 में आपको देखना है फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी एज द केस में भी। केस क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लायबिलिटी आपके लिए। स्टेप नंबर 3 पर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 पर लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, जो आपने बचपन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखी थी इंटरमीडिएट में, है ना। और स्टेप नंबर 5 फाउंडेशन की चीज है, जर्नल एंट्री 11th की चीज है, कर नहीं पाओगे फाइनल लेवल पे जनरल एंट्री नहीं करो, क्या बात कर रहे हो, अभी करते हैं, जान दे देंगे सर अपन जनरल एंट्री पास करने में, आप टेंशन ही मत लो। मैंने कहा ठीक है, तो चलो अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में 5 स्टेप 14 नंबर आपके। कैसे? स्टेप नंबर 1 क्या करना है, कैश फ्लोस। स्टेप नंबर 2 फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी। स्टेप नंबर 3 इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। स्टेप नंबर 4 लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। स्टेप नंबर 5 जनरल एंट्रीज। ये 5 के 5 स्टेप्स आपके एसीएम मेथड में। अभी भी देखो स्टेप नंबर 1 आपने कर लिया, क्या किया, ये कैश फ्लोज देख लिया आपने। हाँ, स्टेप नंबर 2 क्या होता है समझना, यही देखो स्टेप नंबर 1 मैंने आपको कैश फ्लो में करवा दिया कि देखो 90 करोड़ का डे 1 पे हुआ, बाकी 8 करोड़ और ये सब टोटल, ठीक है। स्टेप नंबर 2 फेयर वैल्यू। अच्छा मैंने लोन लिया, एचडी लिमिटेड ने लोन लिया, तो मेरे लिए क्या होगा, एसेट या लायबिलिटी? सर मेरे को लास्ट में पे करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे। हाँ, तो ऑब्लिगेशन टू पे है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी निकाला। 100 करोड़ का कॉस्ट था लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो 90 करोड़ की फेयर वैल्यू आ गई हमारी, है ना। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, सर लोन 10% ही था ना मार्केट का, ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? नहीं बबलू, निकालना पड़ेगा अपने को। तो उसको कैसे निकालोगे? डे 1 पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकालने हैं एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। आज की मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको तो लोन मिला 8% पे, हो ही नहीं सकता, तो आपको निकालना कैसे पड़ेगा? 90 करोड़ पे निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुक्स में आए कितने, 90 करोड़। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पता क्या होती है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वो होती है कि भाई आज की करंट मार्केट रेट ऑन द वैल्यू ऑफ लोन टेकन बाई या वैल्यू ऑफ द लोन गिवन बाई द कंसर्न पर्सन। अब मुझे एक बात बताओ, आपको मिला कितना था लोन के फॉर्म में? सर 90 करोड़, और ये जो 10% है ये तो 100 करोड़ के लिए था ना। हाँ, और 8% तो उसने कंसेशन दे दिया था। हाँ, तो वो भी नहीं होगा। ओके, तो फिर कैसे निकालोगे? तो अपन ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है। हाँ सर, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? सर 90 करोड़ इज इक्वल टू 8 करोड़, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो फेयर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अपने को पता नहीं है, तो लेट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बी एक्स। इक्वेशन बना लो एक्स। अब जैसे ही मैंने एक्स लिया, आपके मन में बहुत सारे नाम आ गए होंगे, बेटा वो नाम नहीं कर रहा हूं मैं, आपकी एक्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे एक्स बोल रहा हूं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को। तो अपने को फाइंड करना है एक्स को, ठीक है, तो फाइंड एक्स। अब एक्स को फाइंड करेंगे, तो एक्स को फाइंड करने के लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा? कैश फ्लोज देखने पड़ेंगे। हर एक साल अपन ने 8-8 करोड़ का रिपेमेंट किया, और 5th ईयर पे अपन ने 100 करोड़ का अलग से प्रिंसिपल का रिपेमेंट किया है।
तो 8 करोड़ इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मतलब 5 साल का ले लेंगे एट एक्स परसेंटेज फॉर 5 इयर्स, प्लस 100 करोड़ इंटू एक्स परसेंटेज फॉर 5th ईयर एट एक्स। ओके, अब ऐसे तो पता नहीं है, तो फिर अपन ने एफएम में क्या पढ़ा है, जब भी अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलती तो अपन क्या करते, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड आप लगाओगे तो 9%। एग्जाम में कैसे पता करोगे, एग्जाम में कुछ भी नहीं, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए ना, या तो उससे एक डिजिट नीचे वाला या एक डिजिट ऊपर वाला अप्लाई कर लेना, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। लेट द एक्स भी 9% अपन ने लिया है ना, एक्स की जगह पर ने 9% लिया, 9% का 5 इयर्स के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाला तो 3.8896, 4 डिजिट तक निकालने का डिस्काउंटिंग फैक्टर, आंसर एक्यूरेट आएगा। ठीक है, ट्राई करना हमेशा 4 डिजिट का। यहां पर भी 5th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.6805 आया, तो टोटल आपका हो गया 96.11 करोड़। आपको कितना चाहिए था, 90 करोड़। क्या मैच हुआ, नहीं, तो एक काम करो 11% कर दो, 11% किया तो ये हो गया 88.91%। अरे सर मेरे को तो 90 करोड़ चाहिए था, ये कितना आ गया 96.11 करोड़ और इधर 88.91 करोड़। हमने एक और चीज पढ़ी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्या पढ़ा है सर, इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करके दोनों रेट के बीच का जो हमें डिटरमाइंड फैक्टर चाहिए वो मिल जाएगा, तो उससे हमारा इक्वेट करने पे आ जाएगा 10.69%। इज दैट क्लियर। इक्वेशन इंटरपोलेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, लोअर रेट प्लस हाईएस्ट रेंज लेस डिजायर्ड रेंज। डिजायर्ड रेंज का मतलब होता है 90 करोड़, है ना। हाईएस्ट रेंज हमारे कितना है 96.11, लास्ट में हाईएस्ट लेस लोएस्ट और इनटू डिफरेंस इन द रेट्स, तो ये निकाल लेंगे तो अपना आ जाएगा 10.69%। इसके बाद स्टेप नंबर 4 पर हम बनाएंगे टेबल फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल, LAT लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएंगे। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते से ही सबसे पहले क्या करेंगे, ईयर 1 ओपनिंग बैलेंस 90 करोड़, 90 करोड़ जैसे ही हमने देखा उसके बाद उस पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दैट इज 10.69%। तो 10.69% से आ जाएगा 9.62%। हर साल हम रिपेमेंट कितना कर रहे हैं 8 करोड़, है ना, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 91.62। जो ईयर 1 का क्लोजिंग है वो ईयर 2 का ओपनिंग हो जाएगा 91.62 करोड़। फिर अपन उसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लगाया और ऐसे करते करते लास्ट में 0 बचेगा। ओके, ट्राई कर लेना। देन अच्छा हाँ, ये यहाँ पे ना कुछ अप्रोक्सीमेशंस आएंगे, चलेगा, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो सकता है, तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट आएगा, चलेगा, इतना एग्जाम में चलता है इतना। सर अगर क्वेश्चन में ही हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर गिवन है या डिस्काउंटिंग फैक्टर्स गिवन है, तो हम कैलकुलेटर पे खुद कैलकुलेट करें या हम वो वाला यूज करें जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। आंसर इस क्वेश्चन में जो गिवन है तो फिर वही यूज करने का, क्यों दिमाग लगाने का, है ना। दिमाग तब लगाओ जब इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, इंफॉर्मेशन अगर गिवन है तो वही यूज करने का, सिंपल। स्टेप नंबर 5 जर्नल एंट्रीज, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं। डे 1 पे मुझे बताओ एंट्री क्या होगी। डे 1 पे आपके पास 90 करोड़ आ गए SBI से, तो आपकी बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्यों, क्योंकि आज नहीं 5 साल बाद आपको पेमेंट करना है, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू 90। ओके, हर साल इंटरेस्ट राइट ऑफ होता जाएगा, मतलब अनवाइंड होता जाएगा, तो P&L दैट इज इंटरेस्ट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी। और ये जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है ना हर साल चेंज होगा ईयर 1 2 3 4 5 में, और इस तरह से जनरल एंट्री मत करके आ जाना है ना, ये सिर्फ मैंने यहाँ जगह बचाने के लिए किया है, आपको पूरा प्रॉपर जनरल का फॉर्मेट बनाना है। और ये हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहां से उठाई है, हर साल जो हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाली है स्टेप नंबर 4 से, ठीक है। फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हर साल 8 करोड़ अपन पे कर रहे हैं और लास्ट ईयर 108 पे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, देन अपन ये समझ गए क्वेश्चन। इसके बाद अब अपने को दिमाग में क्या लगाना है, एक फाइनेंशियल असेट का क्वेश्चन। हमने एक क्वेश्चन में देख लिया फाइनेंशियल लायबिलिटी का, अब आ जाते हैं फाइनेंशियल असेट का। तो एचडी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है 10% डिवेंचर्स पे, मेरी कंपनी ने 10% डिवेंचर्स पे इन्वेस्टमेंट किया है, कितने के, 50,000 रुपए के, ठीक है। डिवेंचर्स इशूड हुए हैं 10% प्रीमियम पे एंड रिडीम होंगे आफ्टर 3 years एट प्रीमियम ऑफ 15%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ एचडी लिमिटेड इन ईच ईयर, ऑल्सो कैलकुलेट इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड ईच ईयर। तो आपको क्या करना है, ईयर 1 पर डे 1 पर कितना आ गया 50,000 प्लस 10% प्रीमियम, मतलब 55,000 का आपको आउटफ्लो हुआ, क्यों, क्योंकि आपने 10% प्रीमियम एक्स्ट्रा पे किया है। लेकिन रिडम्पशन 15% पे होगा, हर साल आपको 5,000 का इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस लास्ट ईयर 50,000 प्लस 15% 57,500 का प्रिंसिपल रीपेमेंट होगा। तो ये आपके लिए फाइनेंशियल एसेट हो गया। डे 1 पे आउटफ्लो है, बाकी दिनों पे इनफ्लो हो रहा है, ठीक है।
आप चेक करके देख लेना, ये जो इंटरेस्ट आया ना यहाँ पे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपका जो इंटरेस्ट आया था ना दोस्तों, ये 50 करोड़, तो इसका भी टोटल अगर आप देखोगे ना इंटरपोलेशन के बाद, ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला था, ये 5 साल का 50 करोड़ के अप्रॉक्सी आएगा हर बार, है ना। आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, आपने कितना किया, 72,500 का इनफ्लो हुआ, कैसे 5,000 5,000 5,000 15,000 ये और 57,500, तो 72,500 का इनफ्लो। आउटफ्लो आपने 55,000 का किया था, 17,500 आपने इंटरेस्ट अर्न किया है यहाँ पे। फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट 55,000। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अगेन आपको एक्स लेना पड़ेगा, 11% और 10% से आपने निकाल लिया। इंटरपोलेशन लगाया तो 10.46% आ गया। जैसे ही आया तो लोन अमोर्टाइजेशन टेबल पे बना ली, लोन अमोर्टाइजेशन टेबल डे 1 पे 55,000, 10.46% जो आया उस पर आपने इंटरेस्ट निकाल लिया। फिर रिपेमेंट 5,000 का, क्लोजिंग बैलेंस, ऐसी क्लोजिंग बैलेंस से आपने वापस से लास्ट में आपका जीरो बचेगा, ये क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर पे, और ये देखो 2 रुपए का डिफरेंस आया, 17,500 होगा ये टोटल कर लोगे तो आप। ओके, नाउ कम्स दी जनरल एंट्री। डे 1 पे फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, यू हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव द कैश, सो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। नाउ 55,000 से एंट्री होगी डे 1 पे, जिसको अपन ईयर 0 लिख रहे हैं, ठीक है। फिर हर साल इंटरेस्ट की एंट्री लोन अमोर्टाइजेशन टेबल से, फिर कितना रिपेमेंट हो रहा है कैश बैंक टू फाइनेंशियल एसेट्स, बस खत्म। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वगैरह समझ लिया। इसके बाद आता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नाउ कम्स दी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट मींस कॉस्ट इनकर्ड इन डायरेक्ट कनेक्शन टू इशू और एक्विजिशन ऑफ एनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसी कॉस्ट जो या तो परचेज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लग रही है या उससे रिलेटेड उसको इशू करने से लग रहा है या सेल करने पे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट। कॉस्ट इनकर्ड इन रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन टू इशू और एक्विजिशन ऑफ एनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। अब इफ इट इज रिलेटेड टू इक्विटी, इसको आप रिजर्व से एडजस्ट कर दो। अगर वो फाइनेंशियल असेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी में है तो आप जैसा प्रिंसिपल इंड AS 109 में दिया है वो अपन आगे एग्जांपल में देखेंगे, वैसे कर लो। और अगर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है तो आप जैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट के टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस को फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में बांटते हो, वैसे ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी उसी रेशियो में आपस में बांट देने का। सिंपल, ओके। फेयर वैल्यू कंप्यूट करना है। अब फेयर वैल्यू कंप्यूट करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि फेयर वैल्यू तो नॉर्मली क्या होती है, ट्रांजैक्शन प्राइस ही फेयर वैल्यू होती है अभी तक जो अपन ने एग्जांपल देखे। लेकिन मैंने आपको कुछ ऊपर बताया था कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जहां पर फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस बराबर नहीं होती, जैसे कि व्हेन देयर इज अ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन बोरोअर और लेंडर। मैंने आपको वहां पे ऊपर पढ़ाया था ना, इंटरेस्ट फ्री लोन टू द एम्प्लॉय और लोन कंसेशनल रेट, कंसेशनल लोन टू द एम्प्लॉय। तो क्यों यहां पे मुझे बताओ इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों दिया गया एम्प्लॉय को? क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, यस और नो? बिकॉज देयर इज एनी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। होल्डिंग और सब्सिडरी वाला अपन ने देखा था ऊपर, वही चीज यहां बोल रहा है कि वेयर देयर इज एनी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर, या तो कौन होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय होगा, या पेरेंट सब्सिडरी होगा, या फिर लीज का पेमेंट होगा, डिपॉजिट वगैरह से रिलेटेड होगा। अपन ये तीनों केसेस देखेंगे। या फिर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। सर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कब होगा? जब आपने डिवेंचर्स को इश्यू कर दिया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मार्केट रेट से भी कम रेट पे, तब कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का होगा। ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। ये केस होते हैं कि कब कब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के केस में फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस बराबर नहीं होती। उसके लिए आपको तीन चीजें सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि व्हेन देयर इज अ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और पेरेंट सब्सिडरी और लीज रिसीवेबल या लीज डिपॉजिट के बारे में बात हो रही है। बोरोअर और लेंडर के बीच में पहले कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है बिफोर दी नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर लेवल 1 इनपुट है। फेयर वैल्यू किसकी बेस पर इनपुट है? लेवल 1 पर। तो आपने को क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या मार्केट रेट। कैसे करेंगे अपन आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। और नहीं तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है तो जो हमने ऊपर अभी किया नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, फेयर वैल्यू 50,000 प्लस 10% प्रीमियम था, यहां पर 10% प्रोसेसिंग चार्ज था तो 90 करोड़ आया था, है ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वही चीज। ओके, नाउ कम्स दी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें यह समझना है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है क्वेश्चन में तो वहां पे फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे,
है ना। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड अगर आपने नहीं समझा तो हो सकता है आप क्वेश्चन ना कर पाओ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है।